Hello friends, welcome to a new video, a new chapter in this revision series of CA Inter Financial Management. Today we are going to be discussing this chapter of cost of capital, a very important chapter from your syllabus point of view. क्या है इस चैप्टर के अंदर? प्रीवियस चैप्टर में हमने डिसाइड किया था ना, फ्रॉम वेयर टू रेस फंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रपोज प्लान सिलेक्ट कर दिया. अब वो जो प्लान हमने सिलेक्ट कर दिया, वहाँ से जब हम पैसा रेस करेंगे तो क्या वो पैसा रेस करना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? नहीं. तो उसका कितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज़ द कैलकुलेशन इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि पैसा रेस करने का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है. एक सवाल उठता है कि हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों निकालते हैं? वाई डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बिकॉज आई गिव एन एग्जाम्पल. लेट्स से यू आर रेजिंग 10 लाख रुपीज़ एंड इस चैप्टर से अपने को समझा कि वो 10 लाख रुपीज़ रेस करने का कॉस्ट है 11.2% पर एनम. ठीक है, आपको हर साल 11.2% का पे आउट करना पड़ेगा आपके इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए. तो देन ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको पता चली थ्रू दिस चैप्टर के कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11.2%, दैट गिव्स यू एन आइडिया कि जब आप ये 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे आपके बिजनेस में, यू हैव टू एंश्योर दैट समहाउ योर बिजनेस is generating minimum 11.2%. Any project or any opportunity which is expected to give you a return less than 11.2% will be rejected. Everyone clear? हमको 11.2 का मिनिमम रिटर्न चाहिए. अब ये जब आपको समझ में आता है कि हमको मिनिमम इतना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं. सो दिस चैप्टर देयरफॉर बोलता तो है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल रहा है, बट एक्चुअली ये क्या निकल रहा है? मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न जो एक कंपनी को चाहिए रहेगा उनके कैपिटल से. बिकॉज जब कंपनी किसी इन्वेस्टर से पैसा उठाती है, वो ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करने के लिए उठाती है. तो जब वो इन्वेस्ट करने जाएगी वो पैसा, तो उस इन्वेस्टमेंट से मिनिमम कितना आना चाहिए, ये चैप्टर बताता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. एवरीवन क्लियर? सो अभी ब्रॉडली स्पीकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहला है आपको कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट सीखना है, फिर कॉस्ट ऑफ रेजिंग प्रेफरेंस शेयर सीखना है, फिर कॉस्ट ऑफ रेजिंग इक्विटी सीखना है, फिर कॉस्ट ऑफ रेजिंग मनी थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. एक बार ये चार सीख लिया, फिर ये चारों का जो वेटेड एवरेज है, जो ओवरऑल कॉस्ट का वेटेड एवरेज कैलकुलेशन करता है, वो सीखना है. तो ये 5 कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टीच यू इज कॉस्ट ऑफ डेट. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रोमन 1, कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट केडी. कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट केडी, इसको केडी कहते हैं. सो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास 5 फॉर्मूला, मैं पांचों फॉर्मूला आपके सामने अभी रख रहा हूँ. यू हैव टू बाय एट दोस. ओके, सो हियर आई हैव केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू द एंटायर केडी फॉर्मूला चार्ट. सो यू कैन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेट्स. वन इज एन इररिडीमेबल डेट एंड वन इज अ रिडीमेबल डेट. क्या फ़र्क है दोनों में? रिडीमेबल मतलब वो कुछ साल के बाद आपको आपका प्रिंसिपल वापस दे देगा, रिडीम हो जाएगा. इरिडीमेबल मतलब सालों साल सिर्फ इंटरेस्ट देगा आपको, आपका पैसा रिडीम नहीं होगा. हाउ टू आइडेंटिफाई इन द एग्जाम कि वो इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल है? बहुत सिंपल है, या तो दे ही देंगे वो लोग, परपेचुअल ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया तो वो इरिडीमेबल हो गया. लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है ना एग्जाम में, वो नंबर ऑफ ईयर्स. अगर डिबेंचर का नंबर ऑफ ईयर्स मतलब लाइफ दिया है, मतलब वो रिडीमेबल है. लाइफ नहीं दिया है तो वो इररिडीमेबल है. नाउ विद इन इररिडीमेबल देयर आर 2 फॉर्मूलास. इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100. नेट प्रोसीड्स के जगह पे आप मार्केट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं. इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100. यूजिंग नेट प्रोसीड्स एंड यूजिंग मार्केट वैल्यू, इसमें डिबेट रहता है हमेशा कि एग्जाम में कौन सा यूज करने का. ये मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली हाउ टू आइडेंटिफाई विच फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड इन द एग्जाम. ठीक है, अब यहाँ पे अगर डेट रिडीमेबल है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा बनता है. इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन द होल अपॉन आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. एंड वही एन पी के जगह पे यू कैन यूज मार्केट वैल्यू ऑल्सो. आर वी स्टैंड्स फॉर रिडीमेबल वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू. टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट. अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐसा है, अगर आप एनपी वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो ये जो छोटा एन है, दिस रिप्रेजेंट्स टोटल लाइफ ऑफ द डिबेंचर, नंबर ऑफ ईयर्स. और अगर आप मार्केट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो देन दिस एन रिप्रेजेंट्स रिमेनिंग लाइफ of the debenture,
बिकॉज मार्केट वैल्यू, डू यू रियलाइज 3-4 साल होने के बाद का मार्केट वैल्यू देंगे, बोलेंगे आज मार्केट वैल्यू इतना इतना है, 3 साल हो गया है, 5 साल बाकी है, तो देन यहाँ पे आप 8 ईयर्स नहीं लेना 3 + 5 करके, यहाँ पे आप 5 लेना, रिमेनिंग लाइफ लेना, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - t। ये शॉर्टकट सिर्फ तभी लगाना जब भी इररिडीमेबल डेट हो, पहला बात। दूसरा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसका शॉर्टकट नहीं है ये, इट इज द शॉर्टकट फॉर दिस फॉर्मूला, करेक्ट। तीसरा, डेट शुड बी इशूड एट पार, देयर शुड बी नो प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। और चौथा, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर ये सब हो गया तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट नेट प्रोसीड्स। जगह जगह पे आपने देखा रहेगा नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब क्या? नेट प्रोसीड्स मतलब डिबेंचर जब इशू किया तो हाथ में कितना कैश आया। तो डू यू रियलाइज नेट प्रोसीड्स टेक्निकली इज द इशू प्राइस, जिस प्राइस पे इशू किया वही तो कैश घर पे आएगा। लेकिन डिबेंचर इशू करने के लिए अगर आपने कोई खर्चे करे हैं, जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, तो नेट प्रोसीड्स हो जाता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सिंपल, एवरीबडी क्लियर। फ्लोटेशन कॉस्ट ना एक परसेंटेज दिया रहेगा, वो इशू प्राइस पे ही लगाना है। तो अगर इशू प्राइस आपका 270 है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, तो 270 माइनस 2% ऑफ 270 ओनली विल गिव यू द नेट प्रोसीड्स। रेयर क्वेश्चन आ सकता है जहां पे वो कहे कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% ऑफ फेस वैल्यू, तो उस केस में आप 2% फेस वैल्यू का लगाना, इशू प्राइस का नहीं। लेकिन सिर्फ अगर 2% बोल के छोड़ दिया तो उसको इशू प्राइस पे लगाना, ठीक है। तो दिस वाज एज फार एज केडी इज कंसर्न, ठीक है। बेसिक सम्स आते हैं इसके ऊपर, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट, आरवी, एनपी, एनए सब लगाना है और आपको उसका केडी का आंसर निकालना है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस किया है तो उसका कॉस्ट कैसे निकालने का, वो है केपी। तो मैं उसका चार्ट अभी आपके सामने रखता हूँ। तो ये रहा केपी का चार्ट, देख लो सेम टू सेम चार्ट है जैसा केडी है, वही इरिडीमेबल, वही रिडीमेबल, यूजिंग एनपी, यूजिंग एमवी, एक ही चीज़ चेंज होता है, इंटरेस्ट 1 - t के जगह पे प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, खत्म बात। बाकी सब सेम ही है, देख लो। अच्छा ना, ये 1 - t का क्या चक्कर है? इंटरेस्ट के आगे हम 1 - t इसके लिए लगाते हैं क्योंकि एज अ कंपनी अगर मैं 100 रुपये का इंटरेस्ट खर्चा कर रहा हूँ तो वो 100 रुपया अलाउेबल एक्सपेंस हो जाता है इनकम टैक्स में, एंड उस पर मुझे 30% अगर मैं टैक्स भरता हूँ तो 30% का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट भरने से 30% का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए मेरा नेट कॉस्ट जो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट में, वो 70 होता है एक्चुअली। मैं भर तो रहा हूँ 100, लेकिन मुझे 30 रुपये का फायदा भी हो रहा है। सो फॉर मी द नेट कॉस्ट इज 70। बट प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मैं 100 रुपये का भरता हूँ तो पीडी इज नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंस ना, वो तो कॉस्ट ही नहीं है, वो तो एक अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम है। एनपैट के बाद माइनस होता है पीडी, तो आप पीडी कितना भी पीडी भरो, कहने से टैक्स तो कम नहीं होने वाला है, लेकिन इंटरेस्ट जितना भरोगे उस हिसाब से टैक्स तो कम होएगा ही। हेंस प्रेफरेंस डिविडेंड के आगे हम 1 - t नहीं लगाते, रिमेंबर दिस, ओके। बाकी सारा जो चीज़ मैंने आपको केडी के लिए बोला वो केपी के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ वी विल गो टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज केई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रोमन 3, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 2 ही फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है गॉर्डन्स फॉर्मूला, ठीक है, गॉर्डन्स फॉर्मूला। नाउ गॉर्डन्स फॉर्मूला के अंदर हम बोलते हैं केई इज इक्वल टू D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स और P0 इंटू 100 प्लस जी। सिंपल। तो अभी D1 क्या है? D1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट एंड ऑफ ईयर 1। डिविडेंड 1 साल के बाद क्या मिलेगा, वो D1 है। अब D1 के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड, फ्यूचर, ऐसा नेक्स्ट ईयर, आगे का फ्यूचरिस्टिक डिविडेंड दिया तो वो D1 ही है। अगर आपको डिविडेंड पास्ट टेंस में बोला, डिविडेंड पेड, लास्ट ईयर डिविडेंड, प्रीवियस ईयर डिविडेंड, तो वो D1 नहीं होएगा, वो D0 होगा। D0 से मेरा कोई लेना देना नहीं है इस फॉर्मूला में, मुझे तो D1 चाहिए। तो सर अगर D0 दिया रहेगा तो D1 कहाँ से मिलेगा?
D0 के अंदर ग्रोथ रेट ऐड करना, जो ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ऐड करना, तो वो D1 बन जाएगा। एवरीवन क्लियर? सो ये हो गया D1 के बारे में। हाँ, एग्जाम में अगर डिविडेंड का टेंस स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब वो पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में दिया है, सिर्फ लिख दिया डिविडेंड इतना है, या लिख दिया कि डिविडेंड कंपनी इज पेइंग, कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज़, तो उस केस में क्या करने का, देन यू हैव एन ऑप्शन, आप उसको D0 अज्यूम करके ग्रोथ रेट ऐड करके D1 बनाओ, या डायरेक्टली उसको D1 अज्यूम करो। ज़्यादा करके ICAI उसको D0 अज्यूम करता है, तो उसमें ग्रोथ रेट ऐड करके उसको D1 बनाता है। ठीक है, ये हो गया गॉर्डन्स फॉर्मूला का D1 न्यूमरेटर। जी, अभी मैंने आपको बताया इट्स अ परसेंटेज, ग्रोथ इज अ परसेंटेज, ग्रोथ रेट होता है। किसका ग्रोथ रेट है ये? डिविडेंड्स एंड अर्निंग्स का ग्रोथ रेट। जिस रेट पे मेरे को लग रहा है कि मेरा डिविडेंड्स ग्रो होगा वो ग्रोथ रेट है। नेट प्रोसीड्स आपको पता ही है। P0 जो है ना वो मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू टुडे, प्राइस, P मतलब प्राइस ऑफ द शेयर टुडे, दैट इज P0। समझा? दिस इज गॉर्डन्स फॉर्मूला। तो अगर आपको आप देखोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड का KP भी यही फॉर्मूला चला रहा है। इफ़ यू कैन नोटिस, PD अपॉन NP है या तो PD अपॉन मार्केट प्राइस है, वही चल रहा है नीचे। जस्ट दैट एक एडिशनल यहाँ पे आ गया ग्रोथ रेट जो आपको ऐड करना है, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड के डिविडेंड्स में ग्रोथ रेट नहीं रहता है, इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड्स में ग्रोथ रेट होता है। अगर एग्जाम में इक्विटी शेयर के क्वेश्चन में ग्रोथ रेट नहीं दिया है तो ठीक है, इतना सही फॉर्मूला बन जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है CAPM फॉर्मूला। CAPM मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर द फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस, KE इज इक्वल टू IRF प्लस RM minus IRF into beta, where IRF stands for रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। इसको आप RF करके भी लिख सकते हैं, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ऐसा इंटरेस्ट रेट जो रिस्क फ्री है, कौन देता है ऐसा इंटरेस्ट रेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। ठीक है, RM स्टैंड्स फॉर मार्केट रिटर्न, हमारे शेयर मार्केट का जो रिटर्न है ना वो हो गया RM। और बीटा जो होता है ना, आप जिस कंपनी के शेयर का KE निकाल रहे, बीटा उस कंपनी के शेयर का रिस्क फैक्टर है। ठीक है, इतना ही जानना जरूरी है इंटरसीए पॉइंट ऑफ व्यू से। बीटा इज एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क। IRF, RM एंड बीटा, ये तीनों चीज तुमको दिया रहेगा। पुट द नंबर्स इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, खत्म। ठीक है, अब ये फॉर्मूला के अंदर एक छोटा पॉइंट है, एग्जामिनेशन में अगर उन्होंने मार्केट रिस्क प्रीमियम ऐसा वर्ड यूज किया, मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो वो होता है RM माइनस IRF। ठीक है, और अगर उन्होंने वर्ड यूज किया रिस्क प्रीमियम, ओके, अगर उन्होंने वर्ड यूज किया रिस्क प्रीमियम, तो वो होता है RM माइनस IRF द होल इनटू बीटा। इतना याद रखना बस, RM माइनस IRF इज मार्केट रिस्क प्रीमियम and RM minus IRF into beta, okay, is risk premium। इतना याद रख देना बस, हो गया। बिकॉज एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, दे विल टेल यू मार्केट रिस्क प्रीमियम इतना, रिस्क प्रीमियम इतना, तो यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट देयर मीनिंग। मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस IRF, और सिर्फ रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस IRF इंटू बीटा। अब एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? अगर बीटा दिया है तो कंपल्सरी CAPM, ग्रोथ रेट के बारे में कुछ बोला है तो कंपलसरी गॉर्डन। अभी ग्रोथ रेट के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं समथिंग रिगार्डिंग G। ठीक है, G जो है या तो डायरेक्टली दिया रहेगा, ठीक है, आइदर इट इज डायरेक्टली गिवन, मतलब बोल देंगे G 6%, 7%, वॉट एवर, या तो आपको G इज इक्वल टू B इंटू R, ये फॉर्मूला से निकालने का स्कोप दिया रहेगा, वेयर B स्टैंड्स फॉर रेशियो एनालिसिस का रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो आपको याद होगा 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अगर उन्होंने डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया रहेगा तो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो करके B निकालने का। एंड R स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या तो आप उसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो। ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया है तो आप G ऐसा निकालना। या तो अगर उन्होंने पिछले पास्ट n ईयर्स डिविडेंड्स या तो अर्निंग्स दिया है
तो देन आप हर एक साल का जी निकाल के वो सारे ग्रोथ रेट्स का एवरेज करो। मतलब अगर 5 साल का तुमको डिविडेंड्स दिया तो आप हर एक साल में डिविडेंड कौन से रेट पे ग्रो हुआ, हर साल का ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं ना, कि बाबा अगर 10 रुपये डिविडेंड था, अगले साल 11 रुपये हो गया, अगले साल लेट्स से 13 रुपीज़ हो गया, तो देन आई विल बी एबल टू इजीली फाइंड आउट 10 रुपये से 11 रुपये हो गया था ना, तो 11 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करके आपको डिविडेंड का ग्रोथ मिलेगा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का हो जाएगा 13 माइनस 11 अपॉन 11 इंटू 100। ऐसा करके हर एक साल का ग्रोथ रेट निकालो और वो सारे ग्रोथ रेट्स का सिंपल एवरेज कर दो, वो आपको एवरेज जी मिल जाएगा। ठीक है, या तो वो आपको इमीडिएट पास्ट एंड डिस्टेंट पास्ट डिविडेंड्स देंगे। मतलब वो बोलेंगे 5 साल पहले डिविडेंड ये था और अभी लेटेस्ट डिविडेंड ये था। हर साल का n ईयर्स का, हर साल का नहीं देंगे, एक डिस्टेंट पास्ट का रहेगा और एक इमीडिएट पास्ट का रहेगा। तो ऐसे केस में आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हो बाय यूजिंग द CAGR फॉर्मूला FV अपॉन PV रेज टू 1/n-1। ओके, इससे जो है आपका ग्रोथ रेट निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि 5 years back, okay, 5 years back या 5 years ago, okay, 5 years ago the dividend was let's say 10 and last dividend was let's say 15, या I will take let's say 18। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ग्रोथ रेट क्या है। सो ग्रोथ रेट वही है ना, 10 रुपया से 18 रुपीज़ तक जिस रेट पे वो ग्रो हुआ रहेगा वही ग्रोथ रेट है। उसके लिए क्या करने का, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करने का, जहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में आप डालोगे 18, प्रेजेंट वैल्यू में आप डालोगे 10, एन में आप डालोगे 5 years -1 करके यू हैव टू फाइंड द ग्रोथ रेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, द जी विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 10 the whole power 1/5 -1, 5 years na, this is 1.8 power 1/5 -1. Now how do I do that? Very simple, you can note down the steps. Take 1.8 on calci, take 1.8 on calci, press the root sign 12 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, then do -1, then multiply by the power, multiply by 1/5, then add 1, okay, and then do into equal to 12 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मुझे मिलता है 1.1248 -1, दैट इज 0.1248, दैट इज 12.48%। तो मतलब 10 रुपये का डिविडेंड 5 साल में 18 रुपये हो गया, मतलब ऑन एन एवरेज वो 12.48% पर एनम पे ग्रो हुआ है। आप कैलकुलेटर लेके चेक भी कर सकते हैं। 10 लेंगे प्लस 12.48% प्लस 12.48% प्लस 12.48% प्लस 12.48% प्लस 12.48%, आपको 18 रुपीज़ मिलेगा। 5 साल में 12.48 के रेट पे ग्रो हो गया है। ऐसा डेटा दिया रहेगा अगर डिस्टेंट पास्ट एंड इमीडिएट पास्ट, तो आप ये CAGR का फॉर्मूला यूज़ करके ग्रोथ निकाल सकते हैं। ऐसा 4 तरीके से ग्रोथ रेट निकालने को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ एज फार एज KE इज़ कंसर्न्ड। एक और फॉर्मूला है वैसे KE का, वो एकदम ही कुछ नहीं मिल रहा है तो करना यूज़। KE इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई PE। ठीक है, KE इज़ इक्वल टू P रेशियो पता है ना आपको, 1 डिवाइड बाई P, इनवर्स ऑफ P, और इसी का एक फॉर्मूला ऐसा बनता है EPS अपॉन नेट प्रोसीड्स और P0 इंटू 100, विच मीन्स अगर मैं आपको ये फॉर्मूला सिखाऊं, ये 2 मिनट के लिए ना ये नेट प्रोसीड्स को अपन थोड़ा इग्नोर करो। P0 आपको पता है ना मार्केट प्राइस है, करेक्ट। EPS अपॉन मार्केट प्राइस, करेक्ट। व्हाट इज P रेशो? P रेशो आपको पता होगा, P रेशो क्या है, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग्स, करेक्ट। तो डू यू ऑल हैव द सेंस टू अंडरस्टैंड दैट 1 अपॉन P जो मैं कर रहा हूँ वो सेम एज EPS अपॉन MPS ही होएगा ना। 1 अपॉन MPS बाई EPS इज सेम एज EPS बाई MPS। सो देयरफॉर डू यू रियलाइज दैट ये जो दोनों फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखे हैं वो दोनों सेम ही है। या तो EPS बाई MPS करो या तो 1 अपॉन P रेशो करो, इट इज़ द सेम। सो दिस इज एज फार एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कंसर्न। लास्ट स्टूडेंट्स 4th पॉइंट है
वो है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं अगर पैसा रिटेन्ड अर्निंग से उठा रहा हूँ, रिटेन्ड अर्निंग से उठा रहा हूँ का क्या मतलब हो गया, मेरे पास एक ऑलरेडी ब्रांच चल रहा है मेरा, उस ब्रांच से कुछ पैसा मेरा प्रॉफिट जमा हो गया, अब मुझे नया ब्रांच खोलना है। नया ब्रांच खोलने के लिए मैं नया इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट ब्रांच में जो प्रॉफिट जमा हुआ था ना, वही प्रॉफिट मैं सेकंड ब्रांच चालू करने के लिए यूज करूंगा। कैन आई से रिटेन्ड अर्निंग्स बिकम्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द सेकंड ब्रांच। तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, कैन आई से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो के आर है वो के ही होगा ना, बिकॉज आई होप यू रियलाइज है तो वो शेयर होल्डर्स का ही पैसा, तो शेयर होल्डर्स से पैसा रेज करने में मेरे को के ई का कॉस्ट आता है, उनको के ई का एक्सपेक्टेशन है मेरे से, तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे भी उनका वही एक्सपेक्टेशन होगा। सिंपल, एवरीबॉडी क्लियर। दूसरा बात एक याद रखना, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन, ठीक है ना, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन, तो के ई जो होता है के ई, डू यू रियलाइज दैट इज D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 प्लस जी हो जाएगा, करेक्ट, नेट प्रोसीड्स, बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होएगा इशू प्राइस में से। लेकिन के आर जो होगा ना, वो ये जो भी के ई आया रहेगा वो नहीं उठाना, बिकॉज के आर के लिए आपको D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी ही करना पड़ेगा। क्यों, वाई कांट आई टेक नेट प्रोसीड्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आपको इंकर करना पड़ता है शेयर बाजार में जाके आपका शेयर इशू करने के लिए। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में कौन सा शेयर बाजार इन्वॉल्व है, वो तो आप इंटरनली ही पैसा उठा रहे हो। तो देयरफॉर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग के आर, रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एवरीवन क्लियर, के ई के लिए होगा, के आर के लिए नहीं होगा। एंड देयरफॉर डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन, KR not equal to KE, everybody clear, KR not equal to KE, KE नेट प्रोसीड्स पे बनेगा, KR P0 पे बनेगा। इंस्टीट्यूट ने ये भी बोला है P0 के जगह पे अगर हमने इशू प्राइस दिया है तो आप वो भी ले सकते हो, P0 भी चलेगा, इशू प्राइस भी चलेगा, जस्ट दैट फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करना, बस नेट प्रोसीड्स नहीं करना उसको, ठीक है। चलो, सो with that we finish the discussion to cost of retained earnings also। अब जो हमें डिस्कस करना है वो है ओवरऑल WACC, जिसको हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम शुरू करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स विल गो ऑन टू द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज एज आई टोल्ड यू कैलकुलेशन ऑफ WACC। लेकिन WACC कैलकुलेशंस करने के पहले यू नीड टू स्टडी सम रूल्स। नाउ आई फ्रेम्ड दीज रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ ICAI बिहेवियर पैटर्न। उन्होंने जिस तरह सोल्यूशंस बनाए उसके हिसाब से मैंने रूल्स बनाए। तो अभी है ना, एग्जाम में ऐसा होता है कभी कभी, दे विल टेल यू कैलकुलेट WACC ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स या कैलकुलेट WACC ऑन बुक वैल्यू वेट्स। तो सबसे पहला ये क्या है ना, आई टेल यू, सी WACC का एक फॉर्मेट रहता है, सोर्स, अमाउंट, कॉस्ट, वेट्स, कॉस्ट इनटू वेट्स। तो लेट से आपने इक्विटी से, डेट से और प्रेफरेंस से पैसा रेज किया है, लेट से 10 लाख, मे बी 40 लाख एंड लेट से 50 लाख, जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड दिस बिकम्स 1 करोड़, करेक्ट। नाउ डू यू रियलाइज दैट इक्विटी का अपना कॉस्ट रहेगा, डेट का अपना कॉस्ट रहेगा, प्रेफरेंस का अपना कॉस्ट रहेगा, KE, KD, KP। अब मुझे इन कॉस्ट्स का वेटेड एवरेज निकालने का है, उसके लिए मुझे वेट्स निकालना पड़ेगा। तो वेट्स कहना इसे अमाउंट के हिसाब से होएगा, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख 0.1, 40 lakh divided by 100 lakh 0.4, 0.5 and so on, and then I will multiply 10 into 0.1 1, 12 into 0.4 4.8, 4 into 0.5 2. So this becomes 4 plus 2 6 plus 1 7.8%. This is how WACC is calculated. ये आपका weighted average cost of capital है। लेकिन क्वेश्चन में आया कैलकुलेट WACC ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स, कैलकुलेट WACC ऑन बुक वैल्यू वेट्स। ये क्या होता है सर, मार्केट वैल्यू वेट्स, बुक वैल्यू वेट्स? तो यू ऑल नो दैट वेट्स डिपेंड ऑन अमाउंट्स, करेक्ट। अगर आपको बुक वैल्यू वेट्स चाहिए तो ये अमाउंट्स बुक वैल्यू होने चाहिए, अगर आपको मार्केट वैल्यू वेट्स चाहिए तो ये अमाउंट मार्केट वैल्यू होने चाहिए, इतना याद रखना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर वेट्स के बारे में बोला ही नहीं है अगर, तो कौन सा वेट्स लेने का? इफ वेट्स आर नॉट टोल्ड ओनली, बुक वैल्यू भी अवेलेबल है सर, मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल है, कौन सा वेट्स लो? तो देन वो मैंने एक रूल बना के दिया है आपको, which weight to use, book value or market value. If question specifies about weights, do accordingly.
इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई टेक बुक वैल्यू वेट्स। सिंपल, क्लियर। अब जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में। ना पॉइंट नंबर 2 में ना एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हम मार्केट वैल्यू वेट्स पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वापिस बोल रहा हूं, मार्केट वैल्यू वेट्स पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब ये अमाउंट जो है वो मार्केट वैल्यू से, फॉर एग्जांपल, तो कभी भी रिटेन्ड अर्निंग्स को आपके कैलकुलेशन में नहीं लेना है। सबने सुना रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आएगा, ये इक्विटी डेट प्रेफरेंस सब आएगा, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आएगा। क्यों सर नहीं आता है? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू इक्विटी के मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड है, ऐसा अज्यूम करके आगे जाने का। एवरीवन क्लियर? बिकॉज इक्विटी का जो मार्केट वैल्यू रहता है वो इक्विटी का मतलब पूरे नेट वर्थ का मार्केट वैल्यू है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स का मार्केट वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू होता है। करेक्ट? सो इक्विटी का जो मार्केट वैल्यू रहेगा इज ऑलवेज इंक्लूडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ नॉट ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल बट ऑल्सो रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके लिए रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐसा अलग से कभी भी नहीं दिखाना अगर आप मार्केट वैल्यू वेट्स पे कर रहे हो, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू इज डीम्ड टू ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एवरीबडी क्लियर? नाउ इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर एग्जामिनेशन में फॉर एग्जाम्पल आपको बोला बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, इक्विटी का बुक वैल्यू लेट से 6 लाख है, मैं जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, और रिटेन्ड अर्निंग्स का बुक वैल्यू लेट से 4 लाख, एंड मार्केट वैल्यू लेट से 15 लाख दिया है इक्विटी का। आपको बोला गया है कैलकुलेट WACC ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। तो जब भी आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ WACC ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स, तभी आप करेंगे ना सोर्स, अमाउंट, कॉस्ट, वेट्स, कॉस्ट इनटू वेट्स, तो तब आप करोगे इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस, डेट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अपना अपना सब आएगा, करेक्ट अमाउंट्स। सो नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या करना चाहिए? आपने बस यहाँ पे 15 लाख लिख दिया ना, ये लिखने का जरूरत नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स को डालना ही नहीं, इतना ही मैं बस कह रहा हूँ। एवरीबडी क्लियर टिल हियर? रिटेन्ड अर्निंग शुड बी इग्नोर्ड। हाँ, अगर आप बुक वैल्यू वेट्स पे कर रहे होते ना तो आप ये दोनों नंबर लेते, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से, इक्विटी अलग से, लेकिन मार्केट वैल्यू में हम ये अज्यूम करते, अज्यूम इन अ सेंस वो समझी बात है कि ये 15 लाख दोनों का कंबाइंड मार्केट वैल्यू है। नाउ द ट्विस्ट इन द टेल, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा मोड आया कि KR और KE सेम नहीं है, KR एंड KE आर डिफरेंट। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था KR और KE अलग कब होता है? जब भी आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहेगा, बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहेगा ना, शेयर इशू एक्सपेंसेस, तब KE जो है वो तो नेट प्रोसीड्स के हिसाब से कैलकुलेट होएगा, और KR जो है वो P0 के हिसाब से होएगा, तो देयरफॉर KR KE अलग होएगा। तो ICAI बोलता है कि अगर KR और KE अलग है, अगर KE और KR अलग है, तो आप रिटेन्ड अर्निंग्स को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वहां पे उसका वैल्यू लेना पड़ेगा। तब सवाल उठता है कि अच्छा, अगर ये भी वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा तो नंबर आएगा कहां से? तो क्या आप सबको समझ में आता है कि वो जो नंबर रहेगा, दैट नंबर प्लस दिस नंबर कंबाइंड शुड बी इक्वल टू 15 लाख। एवरीवन क्लियर? बिकॉज वो 15 लाख जो मार्केट वैल्यू है वो दोनों का कंबाइंड है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। सो देयरफॉर ICAI शुड टेल अस हाउ टू बाइफरकेट दैट 15 लाख, करेक्ट ना? वो 15 लाख को बाइफरकेट करना पड़ेगा बिटवीन इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। कैसे बाइफरकेट करेंगे? ICAI बोलता है उसका जो बुक वैल्यू का वेट है ना, वही वेट में बाइफरकेट कर दो। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे बुक वैल्यू का वेट्स का रेशो क्या है? 6:4। 6:4 बेसिकली कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3:2, करेक्ट ना? 3:2 का रेशो है, तो ये 15 लाख को 3:2 के रेशो में बांट दो। 15 into 3/5, 9 lakh रुपीज यू विल टेक एज इक्विटी का मार्केट वैल्यू, एंड बचा हुआ जो 6 लाख रुपीज है यू विल टेक एज रिटेन्ड अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू। इसका अपना KE, इसका अपना KR, टोटल तो 15 लाख ही होना है, करेक्ट ना? तो ये कॉम्प्लिकेशन कब आएगा? जब भी मार्केट वैल्यू वेट्स है लेकिन KR और KE अलग है, ठीक है? अगर KR और KE अलग हो गया तो बात खत्म, सोचना ही नहीं है, करेक्ट नो? You have to show equity and retained earnings separately.
अगर KR और KE सेम है तो बात खत्म हो गया, आपको रिटर्न अर्निंग्स दिखाना ही नहीं है, 15 लाख इक्विटी में डाल के खत्म करो। लेकिन अगर KR और KE अलग होते हैं, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, देन यू हैव टू बाइफरकेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन द बुक वैल्यू रेशियो ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न अर्निंग्स एंड देन टेक इट इन मार्केट वैल्यू वेट्स। क्लियर है? ग्रेट। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया था कि KD निकालने के दो फॉर्मूला रहते हैं, NP पे भी होएगा, MV पे भी होएगा। KP के दो फॉर्मूला है, NP पे भी होता है, MV पे भी होता है, KE में भी तो है, P0 पे भी कर सकते हैं, नेट प्रोसीड्स पे भी कर सकते हैं। तो क्या करें एग्जाम में, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो स्टूडेंट्स रूल, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, हाँ, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो कंपलसरी नेट प्रोसीड्स पे ही करना है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया है, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, तो आप मार्केट वैल्यू पे फॉर्मूला चलाओ, चलेगा, इग्नोर नेट प्रोसीड्स। ठीक है? सो रूल नंबर 1, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन यू हैव टू डू नेट प्रोसीड्स। रूल नंबर 2, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन बट मार्केट वैल्यू इज गिवन, देन यूज मार्केट वैल्यू। सर ऐसा हो सकता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया है, हो सकता है, तो उसमें भी आपको नेट प्रोसीड्स पे ही चलाना पड़ेगा, वेयर नेट प्रोसीड्स विल बी इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ इशू प्राइस रहेगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ देखना। While calculating individual specific costs like KD, KP, KE, what should we prefer, net proceeds or market value in the denominator? If flotation cost is given, then compulsory take net proceeds. समझा? Where net proceeds is issue price minus flotation cost. If flotation cost is not given, market value is given, then take market value. Flotation भी नहीं दिया है, market value भी नहीं दिया है, then take net proceeds, where net proceeds is equal to issue price. Simple. और एक लास्ट डिस्कशन इसके अंदर ये आता है कि सर इशू प्राइस को क्या लेने का। अब उसके लिए मैंने एक मस्त चार्ट बनाया, इसको स्टडी करो। अगर इशू प्राइस दिया है तो ले लो, अगर इशू प्राइस नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, तो आप मार्केट वैल्यू को ही इशू प्राइस अज्यूम करो, अज्यूम दैट द इशू वाज एट मार्केट प्राइस। और मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया है, अगर इशू प्राइस भी नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया है, ओनली इन दैट केस यू अज्यूम द इशू एट पार। एवरीवन क्लियर? उसके टाइम पे आप अज्यूम करो कि इशू प्राइस जो है वो आपका फेस वैल्यू पे आपने इशू की। ठीक है? सो दीज वर सर्टन रूल्स। हाँ, एक रूल और, ये तो बहुत एक रेयर क्वेश्चन आता है, जब भी आप ये करोगे ना, जैसे आपने किया इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, तो ये जो मार्केट वैल्यू रहता है ना, ऑलवेज टेक एक्स डिविडेंड या एक्स इंटरेस्ट, कभी भी कम डिविडेंड कम इंटरेस्ट मत लेना, हमेशा एक्स करना, वेर एक्स विल बी कम माइनस द डिविडेंड। आपने ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी सिखा रहेगा, कम डिविडेंड माइनस डिविडेंड विल गिव यू एक्स डिविडेंड। तो हमेशा डिनोमिनेटर में जो MV, जो प्राइस P0 लेते हैं, वो याद रखना, हमेशा एक्स डिविडेंड या एक्स इंटरेस्ट लेना है। एक रेयर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, लेकिन आ गया एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है? चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारे नोट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है? ये जो पूरा नोट है, ये वो नोट है जहाँ पे मैंने आपको बताया ना, रिटेन्ड अर्निंग्स, और जब भी मार्केट वैल्यू वेट्स पे आप कैलकुलेशन करते हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स को आपको इग्नोर करना है। वाइल कैलकुलेटिंग WACC ऑन MV वेट्स, इग्नोर रिटेन्ड अर्निंग्स सिंस इट इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। However, if KR not equal to KE, then we will have to show market value of capital and retained earnings separately, even in market value weights calculation. For the same, bifurcate market value of equity into market value of share capital and retained earnings in the ratio of their book values. ठीक है? यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। ठीक है? ओके। एंड मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है, एक और चीज़ यहाँ पे ना, इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट एक अमेंडमेंट आया, ये शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स करके वो देते थे, बट नाउ दे हैव रिमूव्ड दैट फ्रॉम द सिलेबस। अभी रिसेंट उनका कोरिंजेंडम में डाला है उन्होंने, दैट एंटायर नोट ओनली हैज़ बीन डिलीटेड। सो KR नॉट इक्वल टू KE इफ शेयर इशू एक्सपेंसेस आर गिवन। फ्लोटेशन कॉस्ट ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन, करेक्ट? तो ये पर्सनल टैक्स वाला पूरा आई विल रिमूव। ओके? एंड आई विल देयरफॉर से, मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है? डन।
एंड आई विल देयरफॉर से दैट फ्लोटेशन कॉस्ट अगर दिया है तो ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, के नेट प्रोसीड्स पे होएगा, इशू प्राइस माइनस एफसी वाला, लेकिन के आर तो P0 पे या तो इशू प्राइस पे होएगा, ये भी मैंने ऊपर आपको लिख के दिया है, ठीक है। सो विद दैट स्टूडेंट्स वी कंप्लीट द डिस्कशन टू दिस एंटायर थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई टेक अप टू WACC क्वेश्चंस, बिकॉज आप WACC का क्वेश्चन करोगे ना तो WACC करने के लिए आई होप यू रियलाइज उन क्वेश्चंस के अंदर KE, KD, KP का कैलकुलेशन भी आएगा ही एंड WACC का क्वेश्चन भी, पूरा कैलकुलेशन भी आएगा। तो एक बुक वैल्यू वेट्स वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ और एक मार्केट वैल्यू वेट्स वाला क्वेश्चन कराता हूँ। व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट पिक अप माई 2 क्वेश्चंस फ्रॉम माई फुल कोर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट, वहाँ से मैं 2 क्वेश्चन आपको WACC के उठाता हूँ, वो देख लेना, अब इस वीडियो के बाद ही आगे आएगा। एंड वंस यू आर डन विद दैट आई थिंक योर रिवीजन फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डन। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना वो बेसिकली रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो ये चैप्टर है ICAI का, उसमें एक और पार्ट भी है ना कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज का, वो अभी हम रिवाइज करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टिल देन नाउ जस्ट वॉच दीज 2 क्वेश्चंस, आई विल टेक अप 2 बिग ones, आई विल शो इट टू यू नाउ ओनली, and after that we will go for the next chapter, that is capital structure theories. Thank you very much. Question 11. अभी है ना क्वेश्चन 11 के अंदर आप है ना इसको करो पॉइंट नंबर B और यहाँ पे लिखो बुक वैल्यू वेट्स पॉइंट नंबर A। दोनों करते हैं अपन, बुक वैल्यू भी करते हैं, मार्केट वैल्यू भी करते हैं। Once you are done reading, let me know, then I'll give you a small test. Are you done reading? So now your task is, इसका अगर मुझे WACC निकालना है तो कहना से ये आपका सोर्स, ये आपका अमाउंट। अभी जो कॉस्ट वाला कॉलम है ना उसके लिए कहना से मेरे को KD लगेगा, KP, KE और फिर वेट्स आएगा एंड देन कॉस्ट इनटू वेट्स करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? योर जॉब इज टू फाइंड मी KD। टेक योर टाइम, स्टार्ट। ढूंढो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, वो बताऊं कहाँ से पढ़ना है, इंफॉर्मेशन कौन सा पढ़ना है कि वो भी तुमको आइडेंटिफाई करना है। करो, टेक योर टाइम, कोई घाई नहीं है, फटाफट करो। कैलकुलेशन ऑफ KD, नोटबुक्स में लिखना क्वेश्चन 11, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ KD, स्टार्ट। ओके, कैन आई शो KD? तुम लोग आगे भी गए क्या? नो, अभी KD रॉन्ग हो गया तो तुम्हारा KP भी रॉन्ग जाएगा। मैं आपको सिर्फ KD करने के लिए बोला था। चलो KD का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग KD? नो वन। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ऑल द बेस्ट। KD का आंसर 4.9। तुम लोग में से एक को भी नहीं आया? 4.9%। एनीवन? एनीवन? नो वन। ओके, तो अभी मैं ये आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, मुझे बोलो कौन सा ऐसा पॉइंट मैंने किया है जो मेरे नोट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कोई पॉइंट नहीं है बेशरम लोगों, एक भी पॉइंट नहीं है, सब कुछ एज पर नोट से। ढूंढो अभी, पढ़ो आराम से। रूल्स रूल्स रूल्स, यू डिड नॉट रीड इट प्रॉपरली। बराबर है ना? एक स्टूडेंट देखा मैं लास्ट बैच में, अभी लास्ट वीक, उसे सब राइट किया था और उसे नंबर ऑफ इयर्स में 5 ले लिया। मतलब यू अंडरस्टैंड, सब राइट था और एक छोटा प्रॉब्लम, 10 के जगह पे 5। किसी ने लिखा बराबर है, ऐड की जगह माइनस कर दिया।
वो सब छोटा छोटा इश्यूज बहुत हो गया। बाकी आपको समझा? अच्छा, आई एम प्रिटी श्योर अगर मिस्टेक हुआ है तो वो इधर हुआ है ना। तुमने क्या 100 - 4% का? Which part of my rule tells you you are wrong? Y'all landed up directly on assuming issue at par. I hope you're understanding. तुम लोगों को क्लियरली बोला इशू प्राइस नहीं दिया था ना, नहीं दिया था इशू प्राइस, लेकिन मार्केट वैल्यू दिया था। तो इफ मार्केट वैल्यू वाज गिवन देन एमवी इज आईपी, नो? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। केपी निकाल के दो, केपी। के डी आपका सेट हो गया ना, के डी, अभी केपी। गेट मी केपी। केपी प्लीज कोई घाई नहीं करना, घाई घाई में रॉन्ग होता है। एनीवन हु गेट्स द आंसर फर्स्ट विल एनीवेज गेट नथिंग। प्लीज टेक योर टाइम। स्टूडेंट्स, बड़ा सिमिलर डेटा है रे, केडी जैसा ही, वही करना है। चलो फटाफट करो। ऐसा कुछ है ही नहीं कि अरे इसमें ये है उसमें वो नहीं, केडी जैसा ही डेटा है केपी का। चलो नेगेटिव केपी आ रहा है कुछ भी। %4.06%। केपी हो गया सबका? अभी के ई करो, के ई, के ई। सिमिलर लॉजिक प्लीज, के ई। याद करो जी कैसे ऐड करना है। के ई, check your KE. I hope you got 10%. KE इक्वल टू, इधर भी NP आएगा ना डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो लोगों ने फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे भी दिया है। हेलो, सुन रहा है ना तू? KE इक्वल टू D1 अपॉन NP प्लस G। NP विल बी इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस दिया नहीं है लेकिन मार्केट वैल्यू दिया है, तो वही ना, सेम लॉजिक। ऑल डन, you all got 10%। स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनना। कितने लोगों का केडी केपी केई सब खत्म हो गया है? हो गया है ना? तो अभी क्या बाकी है मनु अपने को? WACC। वुड यू लाइक टू ट्राई इट? इफ यू डोंट रिमेंबर हाउ टू डू इट, चेक फर्स्ट पेज ऑफ द नोटबुक ऑफ दिस चैप्टर। कैलकुलेशन, पहले लिखो नोटबुक्स में, कैलकुलेशन ऑफ WACC ऑन बुक वैल्यू वेट्स। I'll give you a start. Write down please, calculation of WACC on book value weights। 5 कॉलम बनता है, सोर्स, अमाउंट, कॉस्ट, वेट्स, कॉस्ट इनटू वेट्स। सोर्स, अमाउंट, कॉस्ट, वेट्स, कॉस्ट इनटू वेट्स। स्क्रीन पे देखो, सोर्स में क्या क्या आएगा? डिबेंचर्स, पीएससी, इक्विटी। डिबेंचर्स, पीएससी, इक्विटी। और आपको जो क्वेश्चन में ये अमाउंट्स दिया है, ये बुक वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू है? बुक वैल्यू। अरे ये वाले अमाउंट्स 5 लाख 10 लाख वाला, हेलो, ये तो बैलेंस शीट से उठाया ना, कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो 5 5 10 टोटल 20।
5 5 10 टोटल 20, 5 5 10 टोटल 20। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉस्ट संभल के, पहला कौन डिबेंचर्स है, तो यू विल राइट के डी ना उसके सामने। हेलो हेलो, के डी मत लिखना, के डी का वैल्यू लिखो, वैल्यू कितना आ रहा है 4.29 ना, आई होप इट इज राइट 4.9, ओके 4.9%। के पी कितना है, के पी 4.06 और लास्ट के ई है 10%। संभल क्या, किसके सामने क्या लिख रहे हो देखो बरोबर से। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट वेट्स? लास्ट टाइम वो स्टार मार्क करके मैंने आपको दिखाया था, अभी डायरेक्ट चालू करो। 5/20.25, 5/20.25, 10/20.5, 0.25, and get me WACC please. Would you like to try market value weights on your own? वो अमाउंट्स को आप मार्केट वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हो मुझे देखने का है। उसके लिए आपको ये नंबर्स लगेंगे, देखो ये वाले मार्केट प्राइसेस, you will require these numbers, see how if you can convert it to market value. Come on everyone, costs will not change, सब कुछ सेम कॉलम है, सिर्फ अमाउंट और वेट चेंज होएगा। चलो, कैलकुलेशन ऑफ WACC ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। अब ये डिबेंचर्स 525 कैसे आएगा मेरे को, 5 लाख डिवाइड बाय 100 ना, पर डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएगा इनटू 105। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग। एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन 6। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पढ़ लिया? स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना, ये कंपनी है जिनको 10 लाख रुपया रेज करना है, लेकिन रूल क्या है कि डेट इक्विटी का मिक्स ऐसा होना चाहिए। तो मतलब 10 लाख अगर रेज करना है ना, तो उसमें 3 लाख का डेट होएगा, 7 लाख इक्विटी होएगा। फिर 7 लाख जब मैं इक्विटी रेज करने वाला था, तब मुझे किसी ने बताया सर आपके पास ऑलरेडी 2,10,000 पड़ा है ना रिटेन अर्निंग्स का। वो रिटेन अर्निंग्स किसका पार्ट होगा, 3 लाख का कि 7 लाख का? सो कैन आई से रिटेन अर्निंग्स अगर 2,10,000 का ऑलरेडी पड़ा है, तो कैन आई से इक्विटी रेज करना पड़ेगा 4,90,000। कुछ भी समझा? और जो डेट है ना, डेट 3 लाख जो मुझे रेज करना है, उसमें वो बोलते अप टू 1,80,000 मुझे 10% के इंटरेस्ट पे मिलेगा, एंड बियॉन्ड 180 मुझे 16% के इंटरेस्ट पे मिलेगा। मतलब ये 3 लाख में 1,80,000 इज एट द रेट 10% एंड 1,20,000 इज एट द रेट 16। एवरीबॉडी फॉलोइंग? ये जो पूरा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, is what they are asking. What is the pattern for raising the additional finance? What is the pattern of raising finance? Pattern of raising finance is very simple. 10 lakh I want to raise, 3 lakh will be debt, 7 lakh will be equity. Within the 7 lakh equity, 2 lakh 10 I already have in form of retained earnings. 4 lakh 90 I will raise fresh equity issue. Within the 3 lakh that I need to raise through debt, up to 1 lakh 80 I'll get at the rate 10%. And then beyond 180, that is 1,20,000 I will raise at the rate 16%. अगर आपको ये समझा जो मैंने बताया, तो प्लीज टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड माय प्रेजेंटेशन? पहले ना पढ़ो जरा आराम से। ये समझा पैटर्न? कॉपी कर लोगे यहां से? चलो प्लीज कॉपी।
ओके, जाओ आगे. So students, with that we finish point number A. Now something different. Everyone please focus. They are asking you to calculate. देखो कुछ नया पूछ रहे. What is the post tax cost of debt? एक मिनट, मतलब वो KD मांग रहे, KD. Now how do I know that KD is post tax? Because KD के अंदर अपन करते हैं ना 1 minus T. हेलो, तो वो पोस्ट टैक्स ही है. अब आप मेरे को बताओ डेट के बारे में ये इंफॉर्मेशन को छोड़ के और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो देन आप एग्जामिनेशन में जब इंफॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल होता है तो केडी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? शॉर्टकट. सो कैन आई देयरफॉर से, एक मिनट रुको, लिखना नहीं, प्लीज चेक दिस आंसर. 10% डेट, एवरीवन फॉलोइंग नो? 10% डेट एंड 16% डेट, इसका ये केडी निकाला. सब लोगों को समझा? 5% हाफ हो गया ना सीधा, करेक्ट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू टेल यू, ये जो 10% है ना इंटरेस्ट रेट, ये भी कॉस्ट ऑफ डेट ही है, लेकिन वो बिफोर टैक्स वाला कॉस्ट ऑफ डेट है. एवरीबॉडी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आफ्टर टैक्स वाला कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको हम लोग केडी कहते हैं. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग. सो केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ डेट बट बिफोर टैक्स. इज इट नाउ मेकिंग सेंस? इसके लिए अभी आपको समझा यहां पे क्यों दिया था बिफोर टैक्स करके? हेलो, तो याद रखना बिफोर टैक्स बोला है तो वो केडी, ये देखो ना, ऐसा दिखने में लगता है कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी. नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट केडी नहीं है. क्यों केडी नहीं है? बिकॉज ये लोग ने बिफोर टैक्स का कॉस्ट ऑफ डेट दिया है. बिफोर टैक्स दिया मतलब वो क्या है? वो इंटरेस्ट रेट है. हेलो, 1 माइनस टी, केडी इज बेसिकली आफ्टर टैक्स. एवरीवन क्लियर? सो वो मैंने कन्वर्ट तो कर दिया अभी, लेकिन वो लोग ने ना कन्वर्ट कर तो दिया हम लोग ने आफ्टर टैक्स में, केडी निकाल तो दिया, लेकिन फिर ये एक वर्ड यूज आया है एवरेज. एवरेज मतलब, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको जो ये 5% एंड 8% आया है ना, इसका एवरेज करने का. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका एवरेज क्या 5 + 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे? अक्षत करेक्ट. हाँ, 5 + 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एक 1.8 लाख पे है और एक 1.2 लाख पे, अपने को वेटेड एवरेज करना पड़ेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स, मैंने एक सोल्यूशन लिखा है, अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपको समझ जाएगा. देख लो आराम से. अरे देख तो लो यार, इंटेलिजेंट प्रूव करने का इतना घाई क्या है? आप पहले देख लो. लोग देख रहे, फेक कर रहे कि पढ़ रहे. हाँ सर समझा, ऐसा भी है. अरे समझ में आ रहा है तुम्हारे मुंह से यार, पढ़ लो यार. मैंने बोला समझ में आ रहा है तुम्हारे मुंह से, तुम बोल रहे हाँ सर. मैं बोला अरे देख रहे कितना घाई कर रहे तुम लोग. बरोबर है? ओके. सो स्टूडेंट्स, आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं. ये पॉइंट नंबर 2 जो है ना, जिसमें हम पहले इंटरेस्ट रेट का केडी करते और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, WACC नहीं है, WACD है. ये टेबल बना दिया. टेबल वही है, WACC का ही टेबल है, लेकिन सिर्फ डेट है उसके अंदर. ये दोनों चीज आपके लिए टेस्ट है. करोगे अभी? स्टार्ट. पॉइंट नंबर बी, काय का टेस्ट है ना. चलो, ऑल डन. नेक्स्ट, जस्ट चेक. ये दोनों हो गया. एक 10% का 5 हो जाएगा, 16% का 8 हो जाएगा, करेक्ट? एंड ये हो जाएगा 6.2. ऑल गॉट दिस? 6.2. नाउ पॉइंट नंबर सी, you are required to determine the KR and KE. कहना दोनों सेम ही है हमारे लिए. हेलो, हम पहले KE निकालते हैं और वही हम बोलेंगे KR भी है. चलो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना. फॉर KE, लिसन टू मी केयरफुली. EPS इज गिवन, उसमें से वो बोलता है 50% पे आउट.
तो 4 रुपए के अर्निंग्स में से 50% पे आउट किया तो कहने से डी आपका 2 रुपए हो गया। अब देखो ये हो गया कंफ्यूजिंग एग्जाम के अंदर, ये D0 है कि D1 है, समझा ना। इट इज नॉट मेंशन्ड क्लियरली, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस कुछ बोला नहीं है। आई विल अज्यूम इट टू बी D0 एज आई सी आई डज इट। एवरीबॉडी क्लियर ना। ए ग्रोथ रेट दिया है तो आई होप यू रियलाइज T1 बन जाएगा 2 + 10% 2.2, करेक्ट। एंड ये क्या दिया है, करंट मार्केट प्राइस, कैन आई से इज P0। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सब बता तो दिया। वुड यू लाइक टू गेट मी KE? स्टार्ट गेट मी KE। और फिर नीचे लिखना ऑल्सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन KR = KE, दोनों सेम ही है। All done? So check calculation of KE. D0 = 4 × 50% 2. Note here we have assumed 2 to be D0. Therefore D1 will be 2 + 10% 2.2. KE 15%. Also in absence of information we assume KE and KR to be same. All done? ये लास्ट लाइन लिखा गया KE KR वाला। %15 आया ना सबको? स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट, लास्ट अपने को वो पूछ रहे पॉइंट क्वेश्चन 6 में। अच्छा एक बात बताओ, ओके नाउ आप लोग पॉइंट E कैंसिल कर दो, बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है। पॉइंट E इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन का है वो, निकाल दो उसको, है अपना क्वेश्चन आगे आएगा। रिमूव पॉइंट E and I am not one of those who is removing it because I don't know how to do it। आगे आएगा वो। हाँ चलो पॉइंट D, they are asking you compute the overall weighted average cost of finance। अरे मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपको WACC निकालना है। ये WACC करोगे ट्राई, लेकिन सुनो WACC में ना एक प्रॉब्लम है। ये देखो ये है ना सोर्स अमाउंट तो इधर ही है, आपको 3 कॉलम ऐड करने हैं। और अपने कहते ना पैटर्न ऑफ रेजिंग फाइनेंस, यू सोर्स एंड अमाउंट इज रेडी, यू हैव टू ऐड 3 मोर, कॉस्ट वेट्स, कॉस्ट इनटू वेट्स। इस क्वेश्चन में ICAI ने जब भी फाइनल आंसर किया तब ये 10% डेट और 16% डेट का 2 टुकड़ा नहीं किया, ऐसा एक ही लिखा डेट 3 लाख, ये दोनों को कंबाइन कर दिया। अभी आप बोलो कंबाइन कैसे करेंगे, दोनों का अलग अलग है। तो ICAI बोल रहे पॉइंट 2 में इन दोनों का वेटेड एवरेज निकाल दिया ना हम लोग ने। आप अलग अलग करो या कंबाइन करके वो 6.2 करो, आंसर सेम ही आएगा। एवरीबॉडी क्लियर? आपके ऊपर है कैसे करने का, ठीक है। चलो राइट डाउन क्वेश्चन पॉइंट नंबर D, कैलकुलेशन ऑफ WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC, रिटर्न अर्निंग सब कुछ लेना। Hey, why am I not ignoring retained earnings here? Because they did not ask us to do it on market value weights ना, market value weights के अंदर ही है वो प्रॉब्लम, ठीक है। 12.36%. All done.